अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात को शफाफ तरीके से करवाने के हवाले से दी गई रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा तलब करके तजावीज़ मांग ली गई हैं। दूसरी जानिब पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं और अभी तक की पार्टी पोजीशन क्या है, प्रोग्राम में तफसीलन आपको बताएंगे। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान आईटी और टेली कम्युनिकेशन टास्क फोर्स की बदतरीन कारकर्दगी पर हैरान और परेशान हो गए। वज़ीर आज़म काफ़ी बरहम दिखाई दिए। काबीना की अंदरूनी कहानी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकला के खिलाफ जो बड़ा फैसला आया है, उस पर चैम्बर्स की तामीर को गैर कानूनी करार देकर फुटबॉल ग्राउंड पर चैम्बर्स गिराने का हुक्म जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे आपने आज काफी उस पर वर्कआउट भी किया है, मैं चाहूंगी आप डिटेल से जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त की जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सेनेट के, पार्टी पोजीशन क्या है? इस वक्त पार्टी पोजीशन तो जब इलेक्शन के बाद पता चलेगा, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो टेंशन भी हुई है टसल सेनेट की हो रही है, क्योंकि बिल्कुल वो दोनों पार्टीज़ की बराबर की 100 का हाउस इस दफ़ा होगा और तकरीबन अगर पार्टी पोजीशंस के मुताबिक लें तो दोनों की 50-50 आती हैं। मगर वहाँ पे वो जोड़ तोड़ करके मिल मिला के 4 से 5 सीटों का फ़र्क पड़ जाएगा। एक तो होती है ना कि धांधली करके ख़रीद के आप वोट अपने तब्दील करते हैं, एक ये है कि आप अच्छी मैनूवरिंग करके कोलिशंस बना के जॉइंटली कैंडिडेट, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ की, वेमेन की और टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल पार्टीज़ को मिल के करना पड़ता है, तो उनकी एक्स्ट्रा 2-4 सीटें बढ़ जाती हैं, गवर्नमेंट की भी और अपोजिशन की। इसलिए इस वक्त सारा जोड़ तोड़ हो रहा है, मगर ये डिपेंडेंट है सारा इस बात पे कि ट्रेसेबल वोट। अब मैं ओपन और जो है सीक्रेट की बजाय अब अदालत में भी जो इन लाइंस पे वो बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि ठीक है आप सीक्रेट रखें, मगर ट्रेसेबल करने में कोई क्या कबात है, कानूनी कबात है या नहीं है, जबकि सबको पता है कि ये धांधली हो रही है। और इलेक्शन कमीशन से आज भी पूछा है, कल भी बुलाया उन्होंने कि हमें तरीकाकार बताएं कि ये जो धांधली हो रही है और ऑब्वियसली हो रही है, वीडियोस तक सामने आ गई, इसको रोकने का क्या तरीका है। इसका सीक्रेट आप करा लें, मगर किसी को अगर एतराज़ हो, तफ्तीश करानी हो तो तफ्तीश भी हो सकती है, वरना ये अब ये बहस चल रही है कि ये सीक्रेट कितना सीक्रेट, इतना सीक्रेट है कि कब्रों में दफन होना है, ये सीक्रेट चीज की जानी है, या कम से कम पहले सीक्रेट करवा लें, मगर अगर किसी पे शक हो तो उसकी तफ्तीश कराई जा सके, ट्रेसेबल हो, ये बात। तो उस पे अगर ये पुराने तरीके से ही सीक्रेट होता है तो यहाँ पे अब मल्टीपल कैंडिडेट्स आज आए हैं नाम कि क्लियरली अब सबके नाम आ गए हैं और हर पार्टी ने मल्टीपल कवरिंग कैंडिडेट्स की बजाय मल्टीपल कैंडिडेट्स रखे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10 अगर सीटें हैं, 11 सीटें हैं, तो उन्होंने जो है ना डबल के करीब ना सारी पार्टीज ने कवरिंग कैंडिडेट में कि जस्ट इन केस कोई उनका किसी के कागजात रद्द हो जाते हैं तो एक कवरिंग कैंडिडेट मौजूद हों। तो जो अभी तक जोड़ तोड़ चल रहा है, फैसले हो रहे हैं, और पीटीआई में ख़ास तौर पे अभी भी बहाम है, अभी भी बहसें चल रही हैं, लास्ट मिनट पे भी वो अपना कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। तो आज जिस तरह उन्होंने चेंज कर दिया कि उन्होंने नजीबुल्लाह खटक को खैबर पख्तूनख्वा में, अब खैबर पख्तूनख्वा में याद रहे कि 144 के करीब मेंबर्स हैं, 144 मेंबर्स हैं, और जनरल सीट के लिए आपको 20.5 समझ लें कि एक एमपीए चाहिए। अब उन्होंने क्या किया पीटीआई ने, अब उनके जो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, 4 बताए जा रहे हैं। एक उनका है शिबली फराज साहब, फैसल सलीम रहमान साहब और मोहसिन अजीज़ साहब। तो आज उन्होंने नजीबुल्लाह खटक को हटा के तो लियाकत खान तरकई जो है ना, इनको कर लिया है। अब ये वहाँ पे जो नज़र नाम की तब्दीलियों के अंदर आ रही है ना, वो टबैको लॉबी है। पाकिस्तान में आपको बताइए कोई बड़ा पुराना इशू है कि 10 से 20 अरब रुपया हर साल हमारा टैक्स मारा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाली सिगरेट बनता है, ओपनली बनता है मर्दान में और स्वाबी में, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये सिगरेट लॉबी कहलाती है, ये सिगरेट और तंबाकू लॉबी है, जाली सिगरेट लॉबी।
तो ये इनकी एटीएम्स हैं बड़ी बड़ी, ये बड़े इतने कोई 20-30 साल में ही अरबपति बने हैं। तो ये तरकई साहब भी ये बहुत बड़ी एटीएम है, पहले भी इनका एक भाई वजीर भी है और एक भाई गालिबन एमएनए भी है, तो ये तीसरा भी अब तरकई साहब आ गए हैं। तो आज नजीबुल्लाह खाटक साहब फारिग होकर इनको कर दिया गया है। तो इनकी हैं टोटल तहरीक इंसाफ की 94, तो असूली तौर पे इनकी 4 तो पक्की निकलती है ना 80 के ऊपर, तो बाकी 5वीं देखें इनकी निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते जो हैं टोटल 7 में से। अब क्वेश्चन आ जाता है बाकी पार्टीज़ पे। वैसे पीपल्स पार्टी ने मॉरली बड़ा वो लिया जी और इस्टेब्लिशमेंट को एक किस्म का वो रेड वो फ्लैग दिखाने के लिए कि जी फरतुल्लाह बाबर साहब को किया है। अब यहाँ पे वो है कि फरतुल्लाह बाबर साहब को सीट तो उन्होंने टेक्नोक्रेट की भी दे दी है और जनरल की भी दे दी है, मगर उनकी जो टोटल पीपल्स पार्टी की यहाँ पे सीटें हैं 5, 20 चाहिए 5 हैं, और फरतुल्लाह बाबर साहब जीते हैं तो फिर इस पर क्या बंदा कहेगा कि अगर पीडीएम की भी सारी डाल ली जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह ही नून लीग की है। नून लीग ने बड़ा मज़ेदार काम किया है कि वो मरियम बीबी बार बार एटीएम तो शोर मचा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी एटीएम है अब्बास आफरीदी साहब को जो है सीट दी है, टिकट दी है। अब पता नहीं पीडीएम आपस में बाहम तावन करते हैं बाबर साहब के लिए या अब्बास आफरीदी के लिए, मगर अब्बास आफरीदी साहब का ये इस ख़ानदान का आफरीदी का ये जो ख़ानदान है इनका एक बैकग्राउंड है। याद रहे कि इनके भाई अमजद आफरीदी साहब, ये जो सारी वीडियो चल रही है उसके कलीदी किरदार जो हैं वो अमजद आफरीदी साहब हैं। और ये भी जिस तरह वो अपने ज़माने में वो द मैन विद द सूटकेस, गोल्डन सूटकेस होता था वकार अली ख़ान, वो दोनों 3 एक ख़ानदान से निकलती थी, एक चचा ले जाते थे, एक वाले साहब ले जाते थे, एक बेटा लगा लेता था, तो उस तरह का ही ख़ानदान एक तरक़ैया बन गया। और ये अफरीदी हमेशा पिछले 20-30 साल से ये पीपल्स पार्टी में भी जाते रहे हैं, ये नून लीग में भी आजकल हैं, मरियम बीबी इन्हीं के घर पे ठहरती हैं। तो ये अपनी 6 सीटों से चमत्कार दिखाने के पूरे केपेबल हैं, ना सिर्फ अपनी सीट भी एक आधी और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, या ये वाली एक ट्रिकी सिचुएशन है। जेयूआई जो है उनकी एमएमए और उसकी अलग-अलग कुछ सीटें 3 और 14 दिखा रहे हैं, मगर ये भी बाहमी तावन से एक निकाल पाएंगे। इनकी 17 बनती हैं, 20 चाहिए। तो ये इन सारी पार्टियों को अपनी जो सीटें अगर ये इकट्ठे ताउन नहीं करेंगे तो इनकी जनरल सीटें भी चली जाती हैं। इसी तरह जो टेक्नोक्रेट की जो 2 औरतों की सीटें हैं और एक यहाँ पे 2 टेक्नोक्रेट की हैं खैबर पख्तूनख्वा में और एक नॉन मुस्लिम ही है। तो ये सारा ये देखना होगा यहाँ पे कि ताउन कैसे होता है, जोड़ तोड़ जो हो रहा है इन सीटों के मुतालिक हो रहा है। आगे चले जाते हैं जी बलोचिस्तान पे। मैं कह रहा हूँ क्योंकि नाम आ गए हैं तो नामों के हवाले से डिस्कशन हो सकती है कि कौन क्या है। वैसे तो यहाँ 19 कैंडिडेट आए हुए हैं, मगर जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे बलूचिस्तान में चाहिए जी, ये टेबल दिखाते रहे हमारी शक्ल की बजाय प्रोड्यूसर साहब, लोगों तक के समझ आए। बलूचिस्तान में 9 सीटें चाहिए हैं, 65 का हाउस है तो 9 सीटें चाहिए आपको एक बनाने के लिए। तो उस पार्टी पोजीशन ये है कि सबसे ज़्यादा बाप पार्टी माई बाप पार्टी के पास 24 सीटें हैं 45 में, तो 9 तिया 27, तो ये 3 सीटें तो इनकी क्लियरली निकलती हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है बड़ी पार्टी वो मजलिस मुत्तहदा मजलिस अमल है, आप कर लें एमएमए जो कि जेयूआई समझ लें, तो उनकी 11 हैं, उनकी एक क्लियरली निकलती है। इस तरह ही तहरीक इंसाफ का मज़दार है कि उनको 9 चाहिए हैं, उनकी 7। अब उन्होंने किया ये कि उनकी तो क्लियर है, जो बाप पार्टी के सरफराज बुगटी साहब हैं, 17 अयाज हैं। 17 अयाज पहले एएनपी में थी, फिर डिफेक्ट करके ये एएनपी से चली गई। अब उन्होंने केपी से एएनपी के कैंडिडेट को बाप पार्टी ने, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ये बहुत फेवरेट है, तो वहाँ पे एडजस्ट करवाया। और तीसरे उनके जो हैं कैंडिडेट जो है ना वो औरंगजेब जमाल दीनी है। बाकी उन्होंने 10-12 किए हैं, मगर ये 3 असली कैंडिडेट हैं उनके। तो उसमें पीपल्स पार्टी का ये है कि उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को छोड़ के सैयद ज़हूर आगा साहब को अब दे दिया है। तो 2 सीटें वो ऑलरेडी शॉर्ट हैं। तो साथ में मज़े की बात है जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं उनके यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने अपना बेटे को आपस में रिफ्ट देखे ना, रिफ्ट की वजह से जो उनको नुकसान हो सकता है कि यार मोहम्मद साहब ने अपने बेटे सरदार खान रिंद को एज एन इंडिपेंडेंट खड़ा किया हुआ है।
पार्टी प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को इंडिपेंडेंट पे जब खड़ा किया हो तो वहां से आपको पता चल जाता है कि वहां पे Conflict आ जाता है। एक लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट काफ़ी हैं, तगड़े तगड़े हैं, जिनके मतलब कहा जा रहा है कि जनाब ये कुछ भी, ये कादिर साहब भी अभी भी रेस में तो हैं, उनको टिकट पीटीआई की नहीं है, वो भी चमत्कार दिखा सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पिछली दफ़ा वो अहमद खान खिलजी साहब जो कि ये पाकिस्तान की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन माफिया बहुत काम करता है, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है ZKB, इनसे उनका ताल्लुक है, तो इनका बड़ा नाम आता है वो जो ना रेट सेटिंग के अंदर, और 3 साल से ये बिल्कुल नहीं बोले और अगले 3 साल भी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेनेट की कमेटियां होती हैं जहाँ पॉलिसी बन रही होती है वहाँ ये बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारे इस तरह के बोलने वाले पीछे से कोई आ जाए, कोई बैक हॉर्स हो तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे बलूचिस्तान में देखना होगा कि सईद हाशमी साहब बाप के हैं टेक्नोक्रेट की सीट पे, बाकियों का है कि अब टेक्नोक्रेट की और औरतों की सीटों पे कि अगर मेंगल BNP मेंगल जो है अख्तर मेंगल की पार्टी और JUI इत्तेहाद करें और वो करें तो वो भी एक अपनी निकाल के ले जा सकते हैं। तो वरना ये दोनों सीटें जो है ना PTI और बाप और इंडिपेंडेंट टाइप मिला के ये गेम है सारी, जो लड़ाई सारी हो रही है। इसी तरह क्विकली आ जाते हैं सिंध के ऊपर। सिंध के अंदर जो पार्टी पोजीशन 166 का हाउस है, तो तकरीबन चाहिए 24 सीटें चाहिए आपको एक MP एक सेनेटर के लिए। तो इनके 24 को इनकी सीटें हैं टोटल पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हैं 97। सो 4 इनकी सीटें तकरीबन बनती हैं क्लियरली, तो जनरल की जो हैं। तो इनके जो कैंडिडेट हैं वो तो जो 4 सलीम मांडवी वाला, शहरी रहमान और उसके बाद जाम मेहताब हुसैन डाहर और शहादत अवान साहब जो हैं वो जो टेक्नोक्रेट की सीट पे भी इनके हैं और यहाँ भी हैं। वो चौथे शायद कैंडिडेट ये होंगे या कोई और होंगे। टेक्नोक्रेट में फारूक नाइक साहब भी हैं, शहादत अवान साहब भी है। असल सिंध में लड़ाई है टेक्नोक्रेट सीट की कि अब 166 का हाउस है तो 2 सीटें निकालनी है, पीपल्स पार्टी 2 निकालनी है, तो वो दोनों को 96 में से 50-50 दिलवा लेते हैं लेट से। तो GDA MQM और PTI मिल जाएं तो वो तीनों एक सीट निकाल सकते हैं अपनी, वरना जो है PTI को 24 में 30 सीटें हैं तो एक तो उनकी क्लियरली निकलती है, मगर GDA जो है ना उनके पास 14 हैं, उनको 10 चाहिए, तो वो और MQM को भी जो है 3 चाहिए, उनकी 21 हैं 24 के लिए। तो ये यहाँ पे इसलिए कैंडिडेट मैटर करता है कि लोग जो अबड़ो साहब को कह रहे हैं ना, वो जो बड़ी एतराज़ हो रहा है, अबड़ो साहब ATM है, बहुत इस्लामाबाद में ही रहते हैं, काफ़ी बड़ी ATM है, तो इसलिए ATM टाइप को इमरान खान साहब भी वो सारी मॉरलिस्टिक टॉक नहीं है, वो भी सोच समझ के टिकट दे रहे हैं कि वाडा साहब को भी कि वहाँ पे ये जो आपने टेक्नोक्रेट सीट लेनी है, ये वन अपनी भी सीट लेनी है, तो वहाँ पे जोड़ तोड़ करना है, वरना पीपल्स पार्टी आसदारी इस गेम के बड़े मास्टर हैं। घूम फिर के क्विकली मैं पंजाब पे आ जाता हूँ, फिर काज साहब से ये वाला ओपिनियन लेते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो 52 सीट्स चाहिए आपको एक सेनेटर बनाने के लिए। 368 का हाउस है, उसमें जो कैंडिडेट जो PTI के हैं वो ओन अब्बास रिजवी, उसके बाद सैफुल्लाह नियाजी और तीसरे हैं ये सैफुल्लाह नियाजी ओन अब्बास और तीसरे क्लास साहब मुझे यहाँ पे दिखाएं इनके सैफुल्लाह नियाजी ओन अब्बास, डॉक्टर जरका भी है मेरा। नहीं वो तो जरका तो विमेन सीट पे है ना। तीसरे जो इधर लाहौर से जो हैं इनके अली जफर है, अली जफर इसमें डाले हुए उन्होंने। नहीं, अली जफर टेक्नोक्रेट सीट पे हैं, अली जफर टेक्नोक्रेट पे हैं। एजाज चौधरी का नाम आ रहा था, फिर जो है एक मिनट यहाँ पे जो है तीसरा इनकी थी इनकी सीट एजाज हुसैन मिनाज, बलीगर रहमान, पर ये 3 है। उसके बाद कामिल अली आगा जो है ना, कामिल अली आगा को PMLQ की वैसे आप देखें ना टोटल 10 सीटें हैं और 56 देनी है। PTI की 181 है, तो 52 के हिसाब से लगा लें तो उनकी 3 तो क्लियरली निकलती हैं, चौथी बकिया जो खिरात है उन्होंने PMLQ कामिल आगा के लिए डाल दी हैं, तो 3 सीटें बेसिकली हैं उनकी, तो चौथी जो है ना इधर डालते हैं
तो नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो मुशाहिदुल्लाह, परवेज शीद और साजिद मीर साहब को उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ भी देखेंगे सरप्राइज़ क्या वाली हो पाती है। तो जरका जो हैं वो विमेन की पीटीआई की बताई जा रही हैं, और वहाँ पे आज़म तारड़ और सैयद अली ज़फ़र जो है ना, ये दोनों पार्टीज़ के, नून लीग के और उसके पीटीआई के कैंडिडेट हैं। ये क्लास है, मैंने कहा प्रोविंशियल जरा वो दे दी जाए। अब आप ओवर टू यू। लंबी हो गई ओवरऑल थोड़ी सी, 50-50 नहीं सारी गेम जो है वो है टेक्नोक्रेट और वुमेन सीट की, और जोड़ तोड़ पे है कि 4 सीटों का से 5 सीटों का पड़ता है। 50-50 पे अगर 4-5 का फर्क पड़ गया तो उसका मतलब है पीटीआई के लिए कि उनकी मेजॉरिटी बनेगी या नहीं बनेगी। क्या साहब पीटीआई के लिए अपसेट हो सकता है? अब ये मेरे लिए कन्फ्यूजन है, और आमिर साहब ने भी क्लियर नहीं की मेरा ख्याल है, और कि उन्होंने इतने सारे उम्मीदवार डाल दिए, अभी तक भी हमें नहीं पता कि इनका असल उम्मीदवार कौन है। आखिरी दिन फैसला होगा। ये फोन कर करके बड़ी मुश्किल से मैंने पता किया कि जो असली कैंडिडेट कौन सा है। अभी भी जोड़ तोड़ चल रहा है, जोड़ तोड़ रहा है, और इसका नुकसान भी होगा साफ ज़ाहिर है, मेरा ख्याल इन पार्टीज को होगा और रूलिंग लीड नहीं। अभी विड्रॉ कर लेंगे काफ़ी सारे। ये पार्टी जब पेपर रद्द करने की डेट निकल जाएगी तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इस पे एक वो कहते हैं मैनूवरिंग का चांस रहता है। जैसे वो बता रहे थे टिकटें वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे वो किए हैं, ये चेंज किए हैं, इसमें इन्होंने क्वेटा में भी की है, इन्होंने ये केपीके में भी की है, और सवालात इस पे उठना शुरू हो जाते हैं। आपको तो 3 साल पहले का पता है ना कि इलेक्शंस होने हैं, बंदे आपके आने हैं। इसके बावजूद भी आपके पास एक उसकी सॉलिड किस्म की लिस्ट नहीं है कि हम ये वो लोग हैं जिनको हम 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम कंसीडर करेंगे। आप आखिरी लम्हे तक उनको ड्रैग करते रहते। आज जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मैच पड़ा हुआ था यहाँ पे, इंटरेस्टिंग हो गया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजह से, बिल्कुल स्पाइस पड़ गई थी। अब एक नई एंट्री हुई है सर आज पंजाब में। एक तो दाद है ना, लोग अपने नाम कैसे छुपा लेते हैं, लोग तो अपने अपने वही वाली बात है, वो मतलब नामों के साथ। वो जो फराह साहिबा हैं, हाँ ठीक सर, फराह साहिबा को आज उन्होंने जनाब उनको लॉन्चिंग की गई है यहाँ से सेनेट के लिए कि जनाब आप सेनेट के तौर पर अपने कागजात उन्होंने जमा करवाएं। अब रामलीला क्या सुनाई जा रही है, वही होगी मान लेते हैं। वो पीटीआई कहती है जी कि उनको कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा गया है। फराह शहजादी जनाब अली, उनका असल नाम है फरहत शहजादी है मेरा ख्याल है। इधर वैसे जो ऑफिशियल लिस्ट है उसके अंदर फरहत शहजादी आया है। बड़ा इसी तरह का देखना, नाम पब्लिक में कुछ हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ है कि लोग पहचान ही ना सकें। दाद उनको देनी चाहिए जिन्होंने जाके नाम दोनों मिलाए हैं, रिकनसाइल किए हैं, और कौम को पता चला है कि फराह साहिबा जो है ना, वो मुहतरमा जो है, तो उनको भी जनाब कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा गया। सवाल मेरे इसमें 2-3 और आते हैं। एक तो मज़े का काम हो गया, मैं कोई पता नहीं है कि डॉक्टर साहिबा जो है उनको ज़रा थोड़ा समझा दिया जाए कि भाई साहब, क्योंकि अगेन इस तरह के नाम देना, ये फराह साहिबा को सामने लाना नोइंगली, कि इस पे बैकलैश भी आएगा, इस पे तनकीद भी होगी, इस पे क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे, और आपके मुखालफिन भी इसको यूज़ करेंगे। देखा कि ये तो फिर वो तो घर वाली बात शुरू हो गई। शो ऑफ पावर किया ना, शो ऑफ पावर दे रहे हैं ना। अब उनको लॉन्चिंग की गई है ना, अगर उनको कवरिंग कैंडिडेट टिकट नहीं भी दिया जाता, लॉन्चिंग तो होगी ना कि ना हमारे पास एक तगड़ा किस्म का एक बंदा मौजूद है। मेरा 1-2 सवाल और है जो मैं फिरता रहता हूँ यहाँ पे, कि मेरी बात हुई है बहावलपुर मुल्तान से, कुछ खवातीन थी, मुझे राब्ते के हिसाब से उन्हें साउथ की वजह से मुझसे थोड़ा सा रखते हैं लोग, वो उन्होंने कहा जनाब कि हमें आर्डर कर दिए गए थे, आपने अगर कागजात नामजदगी करने हैं, कोई एमपी आपको एंडोर्स करके नहीं देगा। मुल्तान बहावलपुर की खवातीन जो पीटीआई की थी, उनको इतनी इजाज़त भी नहीं थी कि आप अपने कागज़ उठाएं और जाके एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते सेनेट के लिए जनाब, इतने बड़े सख्त अहकाम थे। प्लस आप पे ये था, आपने अगर कागजात जमा करवाने, मेरा ख्याल एमपीज़ की आपको एंडोर्समेंट चाहिए होती है, वो किसी ने नहीं की। मुझे एक बात बताएं, दुनिया के सारे ज़हीन लोग ये लाहौर में आकर रहना शुरू हो गए। आपने 34 खवातीन हैं पीटीआई की, आपने लाहौर से रखी हैं एमपीज़ के लिए, एमएनएज़ के लिए। जब ये इलेक्शन हुए 2018 में, आपने अभी भी खतून की सीट थी, आपने लाहौर में दी है, डॉक्टर साहबा जरका साहबा को दे दी, बड़ी काबिल होंगी मान ली। आपने कवरिंग कैंडिडेट रखना है, वो भी फराह साहबा को ढूंढ लिया, लाहौर से ढूंढ लिया। ये बाकी पूरा पंजाब जो है इस वक्त आपके लाहौर शहर से कि मेरा ख्याल 50-54 के करीब खवातीन, ये सारी पार्टी की पीएमएल नवाज और पीटीआई, इनकी 50 से ज्यादा खवातीन जो है स्पेशल सीट्स में सिर्फ लाहौर से हैं। आपने सेनेट की सीटें भी वहीं पे बांट दी हैं, कवरिंग कैंडिडेट भी वहीं पे बांट दिए हैं, और पूरा पंजाब जो बाकी है वो आपका मुंह देख रहा है। मतलब वोमेन एम्पावरमेंट की जरूरत जो है वो लाहौर को है। लाहौर में सारे बेचारे रहते हैं, इनकी खवातीन को ज़रूरत है, वो सेनेट में जाएँ, कौमी असम्बली में जाएँ। वो भाई साहब, आपने बहुत कुछ लाहौर को दे दिया है। मैंने फिर कह रहा हूँ, 34 सीटें खवातीन की, मखसूस सीटें लाहौर की खवातीन बेगमात, और वो भी 3 इन्होंने उसे लगाई हैं, आपके कैंट से, आपके गुलबर्ग से और डिफेंस से। एक इमरान खान साहब का जो अपना हल्का है, ये जिसे आपको याद हो इलेक्शन जीते थे, उससे 15 खवातीन है एक हल्के से। सर, ये जमहूरियत चला रहे हैं आप।
यहाँ पे तो हमें भाषण दिए जा रहे हैं, रोजाना आप हमें बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, फलानी चीज क्या होती है। अब जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे खान साहब, उसी के उम्मीदवार को 42 आमिर साहब के फिगर पे जा रहा हूँ, 10 सीटें हैं उनकी उस सूबाई असेंबली में, 52 नहीं अपनी है ना, अपनी 10 अपनी PMLQ की चौधरी परवेज अली साहब की जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, खान साहब को वोट डालने वोट से पहले, उनके पास सिर्फ 10 सीटें हैं, उनको 42 वोट जो है इमरान खान साहब की उम्मीद ये जो MPs डालेंगे, तो उस वक्त आपको जमहूरियत, आपको अखलाकियात, आपको यहाँ पे ये फेयर प्ले, ट्रांसपेरेंसी, ये आपको नहीं नजर आता। ये आप समझते हैं सियासत है, मतलब ये जरा जहन में रखिए, ये सियासत है, बाकी करप्शन हो रही है। आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू को उम्मीदवार को आपके MPs जो हैं 42 MP वोट डालेंगे PTI के 25-26 बचते हैं, बाकी पता नहीं कहां से आएंगे, वो भी पता नहीं कहां से आएंगे। ये अब आगे ही पता चलेगा कहां से आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज वजीर आज़म इमरान खान साहब कैबिनेट में किस बात पर बरहम हुए, उसकी अधूरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, IT के वजीर सैयद अमीनुल हक ने वजीर आज़म इमरान खान साहब को आज ब्रीफिंग दी है, जिस पर वजीर आज़म इमरान खान साहब भी काफ़ी बरहम हुए और कैबिनेट ने भी मजीद उनको कहा है कि आप दोबारा से इसके ऊपर काम कर गए। क्लास साहब, आज क्या हुआ जिस पर वजीर आज़म इमरान खान साहब बरहम हुए? बताया भी था कि आज कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी सर, ब्रीफिंग ये लास्ट वीक की कैबिनेट थी, उसकी ब्रीफिंग थी। जरा पॉइंट्स थोड़े से लेके रखा करेंगे, मीटिंग आज थी ये कब थी, ताकि वो व्यूअर्स ये ना समझे ना कि ये क्या गुफ्तगू हो रही है, मिस स्टेटमेंट है कि आज तो हुई नहीं, आज नहीं हुई। सो मैंने आपको ब्रेक में बताया था कि मैंने कहा ये मीटिंग जो है ना लास्ट वीक हुई है। लास्ट मीटिंग की डिटेल जो है ना कुछ हमारे पास अभी है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इमरान खान साहब ने अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक बड़ा, आपको याद होगा, पंप एंड शो के साथ एक IT सेक्टर, सबसे ज़्यादा तकरीरें ये कराना तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा आसान है। हम सियासत पे तो बात करते रहते हैं, लेकिन जो असल इशूज़ है ना, ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो उस पे के बाद बैठ कर ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाते हैं, असल में हकीकत इनकी क्या है और किस तरह की हुकूमतें जो हैं ये आके, स्पेशली IT सेक्टर जो यूथ का सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्टर है, उस पर इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत ने कितना लेट डाउन किया, ये सारी की सारी चीज़ें ये कैबिनेट के पिछले इजलास में सामने आई हैं। खान साहब ने, आपको याद होगा, जो उन्होंने आके IT की जो वजारत दी थी, उनकी सीरियसनेस उस दिन आ गई थी। इन्होंने खालिद मकबूल सदीकी साहब को दी थी, जो डॉक्टर साहब थे MQM में, इतना बड़ी अहम है। एक डॉक्टर साहब को आपने बना दिया कि जनाब IT के वजीर भी बने और IT की टास्क फोर्स के चेयरमैन भी लगा दिए। मैं नाम तो आपको बाद में बताता हूँ। हु इज़ हु, दुनिया जहाँ के बड़े काबिल लोग हमें बताया कि जनाब ये IT की ये टास्क फोर्स में डाल दिए गए हैं, और उनको कहा गया कि एक आप हमें यहाँ पे एक उसकी उन्हें तजावीज़ देनी थी, एग्जीक्यूशन नहीं करनी। एग्जीक्यूशन तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी, उनसे भी खैर नहीं होनी थी। उन्होंने जनाब 2 साल लगे। 2 साल बाद खान साहब को याद आया कि यार यहाँ पे एक हमने टास्क फोर्स बनाई थी, इनको कहा गया जरा तशरीफ़ लें और हमें ब्रीफिंग दें जनाब कि आप लोगों ने अब तक किया क्या है। नाम तो मैं आपको बाद में बताऊँ, सुन के ज़रा ऊँची दुकान, फीका पकवान, वो झूठे रूप के दर्शन कि कैसे कैसे बड़े नाम हैं, और उनकी कारकर्दगी जिस तरह की एक्सपोज हुई है और जितनी खान साहब को वहाँ पे मेरा ख्याल मायूसी हुई है, तमाम वजीरों को हुई है, उससे अंदाज़ा आप उस पर कर सकते हैं कि ये मुल्क सबसे अहम जो सेक्टर है IT, उसको कितना कैजुअल अंदाज में लिया जाता है यहाँ पे। अब सैयद अमीनुल हक साहब आ गए, एक कुछ शोएब सदीकी साहब हैं, उनकी बड़ी बातें सुनते थे, माशाल्लाह बड़े काबिल बाबू हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी उस मिनिस्ट्री में बैठे हुए। सैयद अमीनुल हक साहब भी बैठे हैं, और मादरत के साथ ये हमें कहा जाता है बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है। उस पढ़ी लिखी क्लास के सुने आमिर साहब, उन्होंने ये कहा जनाब इनके जिम्मे लगाया गया था कि आप, जैसे मैंने कहा कि वो करके दें। जब इन्होंने ब्रीफिंग ख़त्म की कैबिनेट में, कोई 15 के करीब इनके जिम्मे काम लगे हुए थे। नोट ये हुआ कि इन 2 सालों में इन लोगों से, ये 20-25 लोग जो थे, इनसे 15 सिफारिशात तैयार नहीं हो सकी सर। सिर्फ 15 सिफारिशात इन्होंने तैयार करनी थी कि हमने IT सेक्टर को कैसे कैसे यहाँ करना है। उस पर फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, उसने कहा आप तो इनको रो रहे हैं ना IT सेक्टर को, पूरे मुल्क को चलाना था, या फ्रीलांस करवाना था, गवर्नेंस करवानी थी, या ग्रेजुएशन करवानी थी, दुनिया भर के साथ आपने, हाँ सबसे बड़ा हमने IT एक्सपोर्ट बढ़वानी थी इनके जरिए। ये जो है जिनको अभी इन्होंने 35% अलाउ किया है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग का लीगल तरीका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इनके जरिए हमने IT एक्सपोर्ट बढ़वानी थी। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट इकट्ठे किए गए, तो सैयद वो सैयद साहब हो गए, और प्लस जैसे शोएब सदीकी साहब हो गए, इनको तो बरतरफ होना चाहिए था। खान साहब ने जितनी वहाँ पे मायूसी का इजहार किया है, जब खैर ब्रीफिंग खत्म हो गई तो खान साहब ने पूछा, वो हजूर इनमें से कितने गोल्स अब तक आपने अचीव किए हैं, ये 15 जो आपके जिम्मे लगे थे 2 साल बाद, अक्टूबर 2018 आज, अभी जो ये मीटिंग हुई है पिछली 2021 फरवरी,
2.5 साल बाद उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंसीज ये ज़रा बताएं, उन्होंने सैयद अमीनुल हक साहब से और ये शोएब सदीकी साहब से पूछा, एक्सीलेंसी ये बताइए इनमें से कितने टारगेट अचीव किए हैं आपने, या कितने आपने काम किए हैं। उन्होंने कहा एक। इमरान खान साहब वाज मतलब फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन उन्होंने कहा जनाब जाली मैं तो 1001 इसमें तकरीरें कर चुका हूँ, मैं तो कौम को मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा चुका हूँ कि जनाब IT एक्सपोर्ट बढ़ गई है, चांद पे पहुंचने वाले, हम तो चांद पे पहुंचने वाले, IT वाला ये सेक्टर जो हमें चांद पे पहुंचाने वाले, आप ये कह रहे हैं कि 15 में से सिर्फ हमने एक काम किया है सर। उसके बाद जनाब उन्होंने इनकी उठाई है पूरी ब्रीफिंग, मैं मुहारफतन कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं कहता, और वो कह रहे हैं थ्रो इट अवे। इनकी प्रैक्टिकली तौर पर 2 सालों 2.5 सालों बाद ये परफॉर्मेंस देखें इस कमेटी की कि इस मुल्क की आपकी 60% के करीब यूथ है, सबसे ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें IT सेक्टर की तरफ आपको तवज्जो की ज़रूरत है, नौजवानों को जॉब्स की ज़रूरत है, जॉब्स आपने क्रिएट करनी थी, और 2.5 साल बाद आपको टास्क फोर्स बता रही है कि हम तो सिर्फ एक काम कर सकते। तो खान साहब ने वर्चुअली, ये मैंने कहा बड़े अरसे बाद हुआ है, इन्होंने उठा के इनकी जो ब्रीफिंग थी ना बहर फेंकी है, और इनको कहा कि सैयद अमीनुल हक साहब के और इनके सेक्रेटरी, हालांकि इनको सेक्रेटरी को इनको डिसमिस करना चाहिए था, इनको अपने मिनिस्टर को डिसमिस करना चाहिए था कि आपके जिम्मे 2.5 साल से काम लगा हुआ है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं सारे। और मुझे ये यकीन है, अभी मैं इसकी डिटेल्स इकट्ठी करूँगा, फॉलो अप, इन्होंने इजलास ही नहीं किए होंगे सर, इस मिनिस्ट्री ने उन लोगों को बुलाया ही नहीं होगा जो लोग इन्होंने एक्सपर्ट इसमें डाले हुए थे। सो इनको कहा गया है, और इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्मिंदगी नहीं होती इन लोगों को। इतने बड़े कैबिनेट के फोरम पे 60 वजीरों की मौजूदगी में आपकी बेइज्जती की गई है, आपको इंसल्ट किया गया है, आपकी कारकर्दगी 0 पर मतलब 0/10 आपने स्कोर किया, और इस बात को छुपा लिया गया है। ये शिबली फराज साहब भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताते, ये जो बाकी आते हैं सारा दिन ट्विटर खेलते रहते हैं, ये चीज़ें छुपा ली जाती हैं। वैसे आएंगे 2-2 4-4 घंटे कौम को ये लेक्चर देंगे और बताएंगे भाई साहब ये भी तो बताएं कि आपके वजीरों और आपकी ब्यूरोक्रेसी ने जो IT सेक्टर को तबाह किया है, जिन्होंने आपको सिफारिशात देनी, उसके बारे में आप हमें ये कौम को क्यों नहीं बताते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के इजलास के बाद क्यों नहीं बताई जाती। आमिर साहब जरा नाम सुने, ये कौम को पता चलने चाहिए कि कौन कौन से लोग थे जिनको खान साहब लेके आए थे टास्क फोर्स के, बड़े ज़रूरी हैं जनाब। सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब, इससे पहले खालिद मकबूल सदीकी साहब चेयरमैन थे, अब सैयद अमीनुल हक साहब माशाल्लाह आ गए। इसके बाद सेक्रेटरी IT जो हैं शोएब सदीकी साहब, वो थे जनाब अताउर रहमान साहब डॉक्टर, फॉर्मर आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन इसके मेंबर थे आइंस्टाइन ऑफ पाकिस्तान, जो रोजाना हमें समझाते रहते हैं, लेकिन टास्क फोर्स पे 0 नंबर लेके निकले वहां से कैबिनेट से सर, उसमें नहीं थे। एक इंजीनियर जवाद सलीम कुरैशी साहब थे, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जरा नाम सुनते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसके बाद सैयद अली रजा शाह साहब, मेंबर 88 मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम। वैसे इनके लिए थोड़ा इट्स मूवमेंट ऑफ शेम कि जो कुछ कैबिनेट में आप लोगों की परफॉर्मेंस है। आगे सुने, या मुदस्सर हुसैन मेंबर टेलीकॉम, ये भी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ IT में बैठते हैं। इसके बाद वाइस एडमिरल सैयद आरफुल्लाह हुसैन, ये CEO, नाम ही बहुत बड़े हैं, CEO यहाँ पे मेरा हुसैनी कंसेप्ट एंड सोल्यूशन सर, ये उनके हैं सर। इसके बाद सैयद अहमद, ये चेयरमैन है सर, इनके मेरे ख्याल PSHA वगैरह का CEO DPL हैं सर, नाम भी माशाल्लाह बड़े हैं ना। इसके बाद डॉक्टर जरताज अफजल, ये उस्मानी साहब में फैकल्टी हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैं। शहद मुस्तफ़ा हैं CEO टेलीनोर, शहद मुस्तफ़ा CEO टेलीनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक, नाम सुनते जाएं। और तमाम के तमाम 2.5 सालों में इस मुल्क और कौम को 15 सजेशन नहीं दे सके कि आपने IT सेक्टर को आके अपलिफ्ट करना करें। इसका नदीम मुस्तफ़ा साहब, ये फॉर्मर कंट्री मैनेजर थे माइक्रोसॉफ्ट। आमिर साहब नाम तो सुने ना आप जरा, इनकी परफॉर्मेंस देखें। जहां आरा साहब, फाउंडर ऑफ द नेस्ट, ये भी पता नेस्ट क्या ब्लॉक का नाम है, मुझे तो नहीं पता, शायद कि अगर मेरी जाला सर। इसके बाद जनाब जुहैर, आप ये बड़ा नाम है जुहैर खलीक साहब, ये को फाउंडर थे, पार्टनर टीम थे सर, टीम अप नेशनल आपकी उसके सेंटर एंड फार्मर CEO मोबी लिंक के फार्मर CEO जो हैं जुहैर खालिक साहब, ये इसके मेंबर थे। फिर परवेज़ आपके इफ्तिखार CEO ICT थे सर। इसके बाद अब्दुल अजीज़ खान साहब थे, चेयरमैन आपके टेलीकॉम, कोई फार्मर CEO यू फोन के CEO फार्मर। इसके बाद डॉक्टर सरूज, कोई आपके हशमत लोधी साहब हैं सर। अब ये आई एम श्योर सबसे पूछेंगे, कहेंगे ना हमें तो वैसे ही बुला लेते थे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ये क्लास साहब इमरान खान साहब के जो तखयलाती जो महल था ना, उसका जनाजा है। ये एक टास्क फोर्स नहीं है, दिस इज स्टोरी ऑफ एवरी टास्क फोर्स। पहले बताया गया कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी, हमने पहले नहीं है, अब हमने जल्दी से टास्क फोर्स बना दी है। 3 महीने बाद इन्होंने लेके आना रिजल्ट, और आज 2.5 साल बाद
हर टास्क फोर्स का यही हाल है, ये सिर्फ आईटी का नहीं है। वो जो सारों जगह जो लगता था कि यूं आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, तो ये सारों का यही हाल है। मगर होगा इसलिए कि आप कह रहे हैं टोकरे फेंक दिए, सिर्फ कागजात नहीं, ये बंदे भी टोकरियों में जाने चाहिए कूड़े की। जब इन्होंने यहाँ तो निकालना नहीं है किसी को, हेड्स रोल कहीं नहीं होने, कोई करे काम ना करे, सबको पता है प्लॉट भी मिल जाएगा, 22वें ग्रेड भी मिल जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। ब्रेक के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के खिलाफ क्या बड़ा फैसला दिया वो आपको बताएंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा फैसला दिया और कहा है कि जो चैम्बर्स की तामीर है वो गैर कानूनी है, उनको गिराने का हुक्म जारी किया है। आमिर साहब कैसे देख रहे हैं इस दिलेराना फैसले को आप? हम पहले ही जो है जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दिलेराना फैसलों की तारीफ करते हैं। वो हमेशा जो है उनको ये दाद देनी पड़ती है कि वो फैशनेबल फैसले नहीं देते हैं, या ही डजंट राइट विद द टाइड जो है वो बिल्कुल, जिस तरह आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन 1 का सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब फैसला लिखे हुए दे गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर था, दिलेराना किया। ये भी उनके दिलेराना तरीन फैसलों में से है, वरना बेंच इसी बार के सामने, बार अपनी मकसद खो चुकी हुई है पाकिस्तान में। ये तमाम जो बार काउंसिल्स हैं ये रेगुलेटरी बॉडी है। वकीलों को दुनिया भर में बार से डर होता है कि ज़रा मिसकंडक्ट हो, ज़रा हो तो बार सबसे पहले तैयार होती है कि उनका लाइसेंस कैंसिल में। उनको बेंच से नहीं, बार से डर लगता है कि जनाब हमारी जो अपनी काउंसिल्स हैं यहाँ पे वो मकसदियत अपनी खो चुकी है। मेरा इसका कुछ तरीकाकार निकालना पड़ेगा, या तो कोई नई रेगुलेटरी बॉडी बना दें, इनको डिसॉल्व करें, क्योंकि ये अब सियासत में पड़ गई हैं, सियासी पार्टियों के विंग्स हैं, तो असूल जुडिशल के और इंसाफ के वो ये भूल के अपनी अपनी पार्टी की तरफ देख रही होती हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के हम मफादत क्या करें। वो जत्थे बन गए हैं, फिर वो जत्थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर के अंदर, इस्लामाबाद, लाहौर, ये बना के वकीलों को, जो जजों को ये ज़दोकोब करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। सो उस बैकग्राउंड में ये बहुत बड़ा फैसला है। बड़े सालों से ये चल रहा था कि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इनके तमाम नाजायज़ तजावज़ात, बच्चों का फुटबॉल प्ले ग्राउंड और सारी मार्केट पे जो कब्ज़ा किया हुआ था, तो ये चंद तो ख़त्म किए थे, ये सारे ख़त्म करने चाहिए। ये पहले इसकी वजह से नहीं किया, ये पहले ही एक पिटीशन मौजूद थी, अच्छा वो उसका फ़ैसला हो गया। मगर उन्होंने, अफसोस मुझे ये हो रहा था कि मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल की पढ़ रहा था, उन्होंने जो अपनी इस्तदा की हुई थी उसमें कि जनाब वो उसमें भी नहीं मान रहे कि चलें जी, वो कह रहे थे गैर कानूनी को कि वो असल में कानूनी थी, और डिमांड्स उनकी अभी भी चल रही हैं कि जनाब वो जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने बदमाशी की, उन सब के वो केसेस रिमूव किए जाएं जी। वो मासूम वकला, वो पता नहीं किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी कोई उसके अंदर इनके नज़र नहीं आ रहा था कि कोई शर्मिंदगी हो या कुछ माफ़ी का एलिमेंट हो, अभी भी वो डिफेंड कर रही है बार। तो बार का मैं समझता हूँ बिल के बड़े ताकतवर लोग हैं, पर इनका बड़ा शर्मनाक किस्म का रूबाब है। साथ में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनको अपीज करने के लिए, और हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर उनको प्लॉट दिया जाए, तो उन्होंने कहा जी इनको जो वकला का 5 एकड़ का जो प्लॉट है जल्दी से 1 साल के अंदर जो है ना उनके दफ्तर बना के दिए। मुझे डर ये है कि ये अदालतें, जो नई अदालतें लग रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन में, डिजास्टर होगा। वो हम बड़ा डर रहे हैं कि जनाब इन लोगों को इनका कंडक्ट देखते हुए, इनकी जितनी बड़ी तादाद में वहाँ वकला ने जाना है, और जिस तरह की ये पत्थर मार किस्म की कौम बन गई है, ये रेड जोन रोज़ बंद रहेगा और ये पूरी गवर्नमेंट जो है मफलूज होकर रह जाएगी। इनको शहर से बाहर रखना बड़ा ज़रूरी है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई इंपॉर्टेंट मुकदमा हो, पार्किंग नहीं मिलती है। रोज़ का ये 5-7 हज़ार बंदा, और साइलिन जब 10,000 बंदा वैसे जाएगा, एक तो रेड जोन की सिक्योरिटी, रेड जोन में ट्रैफिक, रेड जोन का सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। दूसरा, एक ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सारे वकला जिस तरीके से ये जत्थे बना के ईंटें मारते हैं, और जिस तरीके की इनकी बदमाशी की रवायत उन्होंने कायम कर दी हुई है, इस पर भी दोबारा गौर करना चाहिए इंतजामिया को और अदालतों को कि इनको अफोर्ड किया जा सकता है कि रेड जोन में आप लेके आए। क्लास साहब लास्ट 2 मिनट से मैं चाहूंगी आपका भी टेक इस पे हो जाए कि आपको क्या लग रहा है इस पे? वैसे एक तो मेरा ख्याल है काम करना चाहिए इनको, बिल्कुल आप दें, शहर से ज़रा बाहर दें, 5 की बजाय इनको 15 एकड़ दें,
ताकि इनकी अच्छी एक अदालतें भी बनाएं और इनके वो भी बनाए, चैम्बर्स भी बनाए, उनका भी राइट है, ज़रूर दें। लेकिन आप यहाँ से इसको कचहरी को फारिग करें, फेट वाली जो है, इतनी कंजेशन हो गई यहाँ पे, पूरा शहर आपका हॉस्टेज हो चुका है। ये बेहतर होगा यहाँ से जब आप इसको मूव आउट करेंगे F8 की कचहरी भी जा रही है ना साथ में, जो और दफातर जाएंगे अदालतों का, उससे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत छोटी जगह पे वो डालते हैं। और मेहरबानी फरमाए इसकी जगह कोई और माफिया ना दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये ना करेगा इनको निकाल के कोई और लोगों को घुसा दे, बल्कि बेहतर होगा तमाम अदालतों को गिरा के इसको बड़ा पार्क बना। इस्लामाबाद आपका कंजेशन का शिकार है, थोड़ा सांस लेने दे। दूसरा, ये जो इन्होंने प्लाट यहाँ पे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना ये बनेगी, और भाई साहब आप डिजास्टर इन द मेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक की वजह से आप सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते। वो इस्लामाबाद नहीं था जो आज से 10 अभी अतर मिर्ला साहब के दफातर जो पत्थर बल्ले, हालांकि वो बाहर था, अगर यहाँ पे होता तो ये गया था। सर रोजाना आप यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आ रही आइडिया किसका है कि आप यहाँ पे कैसे हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे साइल आएंगे, अप्लीकेंट आएंगे, जजेस आएंगे, वकील आएंगे, फिर यहाँ पे आपके फट्टे लगेंगे। ये तो आप मतलब उनके आइडियाज को दाद देनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा नए सेक्टर्स हैं उनमें खोल रहे हैं, आप इनको 10 की बजाय 15 एकड़ दें, 20 एकड़ दें, ताकि एक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे मौजूद है वो बड़ी अच्छी खासी खुली जगह है, बहुत जगह है। आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एक तो मैं अगेन आई वुड से कि ये जो आपकी है ना कचहरी है, इसको यहाँ से रिमूव करें, आप इसको हटाएं। इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ी एक मसला बन चुके हैं, वहाँ के लोगों के लिए, हम सब के लिए बन चुकी है। जहाँ आपको 2-2 घंटे यहाँ पे वो नहीं मिलती, पार्किंग नहीं मिलती। प्लस ये जो आइडिया है ना आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने वाला रेड जोन वाला कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे, इट्स ए डिजास्टर। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, ये पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि आपके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों लोग जा रहे हैं, वकील जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जा रहे हैं, अप्लीकेंट जा रहे हैं, बिल्कुल सामने आपने हाई कोर्ट रख दिया यहाँ पे। अच्छा, वैसे माजरत के साथ में उन लोगों के साथ जिन्होंने ये बनाई थी, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समझ नहीं आई। इसको 24 आपका किलोमीटर का ये केस था। सारे केसेस पता है यहाँ पे क्या चल रहे होते, अब थोड़े से हैं, ये सर्विस ट्रिब्यूनल वाले केसेस थे, जो सर्विस ट्रिब्यूनल के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन नहीं हुई, बला बला नहीं हुई। आपने उठा के पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया। बेंच जब है, आपने यहाँ पे एक आके उसके सिर्फ 24 किलोमीटर है, उसके लिए आपने हाई कोर्ट खड़ी कर दी है। आपसे सरगोदा मांगे, आप नहीं देते हाई कोर्ट, आपसे वो डेरा गाजी खां मांगे नहीं, आपसे गुजरांवाला मांगे, फैसलाबाद मांगे, उनको डंडे मारते हैं। यहाँ पे 24 किलोमीटर के लिए आपने हाई कोर्ट खड़ी कर दी है। क्यों? कि इसमें पैसा था, इसमें आपने वकील आपने एडजस्ट करने थे। इसको एक दफा फिर से देखना चाहिए इस फैसले को। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।